तो लास्ट क्लास क्लियर हुई थी? हाँ, तो यार ये नल के बारे में जरूर लिख लेना। नल क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में जरूर लिखना। बहुत ज़्यादा यूज होता है। किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो, जो इसका किसी भी ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल हो, उसके ऊपर एक चीज डाल सकते हो हमेशा, क्या? नल। और काम आता है किस पर्पज से? दो मेन काम है इसके। काम नंबर एक ये है कि मेमोरी फ्री करता है, और उससे भी जरूरी एक काम ये करता है कि कई बार कुछ वेरिएबल्स होते हैं, तुम्हें पता है, हम जैसे लोकल वेरिएबल बना रहे हैं। लोकल वेरिएबल अगर हम बना रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, वो उनको डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल इवन बताया भी था लास्ट क्लास में। देखो, जैसे ये देखो, हम इनिशियलाइज करना चाहते थे, लेकिन कहाँ? कंडीशन के अंदर। अब अगर कंडीशन के अंदर डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करेंगे तो कंडीशन के बाहर तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। एक बात और याद रखना हमेशा, जो वेरिएबल क्या बोल, जो वेरिएबल जिस उसके अंदर यूज होता है, जिस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होता है, उसका इस्तेमाल सिर्फ वहीं तक हो सकता है, उसके बाहर नहीं हो सकता। अब इसीलिए देखो, हमको जो ऑब्जेक्ट लॉन्च ब्राउजर का बना रहे थे, हमें क्या करना था? इफ के अंदर भी यूज करना था और इफ के बाहर। ठीक है, इफ वाले केस में बनाना था, एल्स वाले केस में बनाना नहीं था। ये सिचुएशन है। देखो जरा ध्यान से कि मान लो हमें क्या करना है, ये मेथड कॉल करना है ABCD। कब कॉल करना है? जब m की वैल्यू क्या हो? 1000। यहाँ कंडीशन लिखी है ना, इफ m डबल इक्वल टू क्या? 1000। इसका क्या मतलब हुआ है कि अगर m की वैल्यू क्या है? 1000 है, तब ये अंदर जाएगा, और नहीं तो कहाँ जाएगा? एल्स। या तो इफ चलता है या तो एल्स चलता है। अब इफ के अंदर ऑब्जेक्ट हमें यूज करना है, और इफ के अंदर यूज करना है, एल्स के अंदर यूज नहीं करना है। एल्स के अंदर यूज नहीं करना है, लेकिन हाँ, इफ एल्स के बाहर, भाई मेथड तो और भी है ना, मेथड के अंदर इफ एल्स थे, उसके बाहर उसे यूज करना है। जैसे हमने कहाँ यूज किया है? यहाँ। तो अब कैसे करें? यहाँ डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा? तब तो फिर यही इस्तेमाल होगा। ए बाहर, जैसे यहाँ पे मान लो ऐसे कर दें, ऐसे देखो, यहाँ क्या किया है? यहाँ डिक्लेयर करके क्या कर दिया है? इनिशियलाइज कर दिया है। लेकिन यहाँ अब हम इस्तेमाल इसे नहीं कर सकते, क्योंकि बताया था हमने ना, लोअर ब्लॉक में कुछ भी रखोगे तो उसे अपर या हायर ब्लॉक में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपर ब्लॉक में कुछ भी डिक्लेयर करोगे तो उसे लोअर ब्लॉक में भी इस्तेमाल कर सकते हो, अपर ब्लॉक, दोनों में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसलिए हमको जरूरत है किस चीज की? हमें जरूरत है कहीं ना कहीं इस लॉन्च ब्राउजर को। तो इसको हम क्या करें भाई? अगर हम यहाँ डिक्लेयर करें, ध्यान से देखो, अगर हम कहाँ डिक्लेयर करें? इफ के बाहर, तो अब ये मेथड लेवल पे हमने डिक्लेयर कर दिया है ना। अब ये कहाँ डिक्लेयर है भाई? इफ के अंदर थोड़ी ना है, कहाँ है? मेथड के अंदर है, तब तो यहाँ इस्तेमाल हो सकता है ना। तो हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ डिक्लेयर कर दिया तो एक वेरिएबल, भाई देखो, अच्छा, एक वेरिएबल यहाँ भी डिक्लेयर किया है, सेम नेम का, अंदर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, क्योंकि इस ए का, इसको ध्यान से समझना है, इस ए का इसको इस इफ के अंदर है, क्योंकि जो ए है ये कहाँ पे है? मेथड लेवल पे है, अपर ब्लॉक में। अपर ब्लॉक में डिक्लेयर्ड चीज का स्कोप लोअर ब्लॉक में होता है, लेकिन लोअर वाली चीज का ना अपर में होता है ना उसके बराबर वाली में होता है। जैसे ये इफ और ये एल्स, ये दो ब्लॉक कैसे हैं? एक दूसरे के बराबर में है ना, कोई किसी के अंदर नहीं है। एक तरह से रिलेशन की बात करें तो जो रिलेशन तुमको हमने बताया, सिबलिंग एक्सपार्ट बताया था, तो उसमें बताया था ना, पेरेंट चाइल्ड होता है और क्या होता है? सिबलिंग होता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये दोनों सिबलिंग है। इसका इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता और न इसके बाहर हो सकता, लेकिन बाहर अगर डिक्लेयर कर दो तो यहाँ अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। अब यहाँ हमने ऐसे देखो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन दो बार क्यों डिक्लेयर? एक वेरिएबल एक ही बार डिक्लेयर होता है ना, तो इसलिए इसको हटाओ, एरर चली जाएगी। लेकिन अब भी देखो यहाँ एरर आ रही है।
आ रही है, जावा नहीं करने दे रहा तुम्हें कंपाइल। जावा का कहने का ये मतलब है कि यार ऐसा थोड़ी ना है, इफ एल्स है तो कभी इफ भी चल सकता है और कभी एल्स भी चल सकता है। कभी भाई अगर एम एक क्या हुआ तो इफ चलेगा, नहीं तो कौन चलेगा, एल्स चलेगा। इफ चलेगा तब तो ए डिक्लेयर्ड है और इनिशियलाइज हो जाएगा, लेकिन एल्स चलेगा तब नहीं होगा। और यहाँ वेरिएबल आप यूज कर रहे हो, बिना इनिशियलाइज वेरिएबल हुए कोई वेरिएबल कैसे इस्तेमाल हो सकता है, बताया गया है ना। लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना क्या है, मस्ट है। तब यहाँ यही चीज काम आती है, ये क्या कर देना, तो कम से कम अब देखो इसको तकलीफ नहीं है। अब इनिशियलाइज तो है ना, किससे इनिशियलाइज्ड है, नल से। ये अलग बात है, इफ चलेगा तो इनिशियलाइज होगा, ये एबीसीडी मेथड कॉल होगा। इफ नहीं चलेगा सीधे एल्स में आएगा, तो ए के पास ए किससे इनिशियलाइज्ड है, नल से ना। तो ए देखो ध्यान से इस चीज को, अगर ए में क्या डाला गया है, नल, ए को इनिशियलाइज किया गया है किससे, नल से। मान लो एम की वैल्यू क्या है, जैसे यहां दिख रहा है 900 है, तो क्या ये इससे मैच करेगी, नहीं मैच करेगा तो क्या चलेगा, एल्स चलेगा ना। और जब एल्स चलेगा तो बताओ ए एल्स के अंदर क्या ए इनिशियलाइज हो रहा है, तो ए में वही इनिशियलाइज जो हुआ है, इनिशियल वैल्यू क्या पड़ी है, नल है, तो ए में क्या रह जाएगी, नल। यहां चलेगा तो आएगा क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन सिर्फ तभी आता है जब किसी वेरिएबल में किसी ऑब्जेक्ट के बजाय क्या पड़ा हो, नल पड़ा हो। और अगर हम यहाँ पे इसको क्या कर दें, अब 1000 कर दें, अब क्या होगा, तो भाई अब ये मैच कर जाएगा। अब कौन चलेगा, इफ चलेगा। इफ चलेगा तो ए के अंदर ऑब्जेक्ट आएगा, किसका, लॉन्च, पहले नल का एड्रेस था, बाद में किसका आ जाएगा, लॉन्च ब्राउजर का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब लॉन्च ब्राउजर का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अब ये नल नहीं है, अब यही ए डॉट एबीसीडी चलेगा तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं देगा, ठीक है। और अगर यही 900 है तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा। लेकिन एटलीस्ट कंपाइल तो हो रहा है। अगर तुम ये सोचो, यहां हम ऐसे लिखें तो ये कंपाइल ही नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा इनिशियलाइज, भाई डिक्लेयर्ड हुआ है, इनिशियलाइज हुआ है, लेकिन कहा, इफ के अंदर। इफ एल्स का क्या मतलब है, अगर हमेशा ही चलता। अच्छा देखो ये बात ऐसे कहता है, लेकिन जरा एक काम करते हैं, इसको पूरा हटा दें, लो, अब नहीं कहता, क्योंकि ये भी जानता है अब तो कोई इफ एल्स नहीं लगा है ना। लाइन नंबर 21 के बाद 22 चलेगा ना, कोई रोक नहीं सकता इस बात को। इसलिए देखो अभी इसको कोई दिक्कत नहीं कर रहा, ठीक लिख रहे हो भाई तुम। लेकिन जब इफ एल्स लिख रहे हो तो जावा ये जानता है, इफ एल्स का मतलब यही है कि कभी इफ चलेगा और कभी एल्स, भाई जैसा मैच करेगा वैसा चलेगा। तो अगर इफ में गया तब तो इनिशियलाइज हो जाएगा, और लेकिन एल्स में गया तो इनिशियलाइज ही नहीं होगा। अगर इनिशियलाइज नहीं होगा तो ये कॉल कैसे करें, तो इसीलिए ये बड़ा इसका बहुत मेजर रोल है इस चीज का। हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं इस चीज को, अक्सर कोड लिखते हैं तो अक्सर कोड में क्या होता है, इफ एल्स, फॉर लूप, ये सब दुनिया भर की चीजें हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट होता है जो बाहर भी इस्तेमाल करना होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है जो अंदर बनता है, उसे बाहर भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे देखो ऑब्जेक्ट बन कहाँ रहा है, अंदर, लेकिन हम चाहते हैं इसे इस्तेमाल कहाँ करें, बाहर। तो हमें यहाँ कहीं ना कहीं डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, और जब यहाँ डिक्लेयर करोगे तो भाई इनिशियलाइज नहीं हो पाएगा। तो ये बराबर नल जरूर लिखते हैं, तो कम से कम क्या हो गया, ये इनिशियलाइज। अब कंपाइल तो हो गया है, ए के अंदर कुछ भले ना हो लेकिन नल तो पड़ा रहेगा। और जब ये बराबर नल नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या था, ये सिर्फ डिक्लेयर्ड हुआ और इनिशियलाइज नहीं हुआ। देख रहे हो, नल बोला गया है, नल का मतलब कुछ नहीं, नल का मतलब बेकार, लेकिन फिर भी काम का है, फिर भी काम का है, ये इनिशियलाइज करना है। और ऐसा बहुत होगा, तुम जब नॉर्मल कोड लिखोगे तो तुम्हारे क्लासेस मेथड्स में तरह तरह के इफ एल्स कंडीशंस लगाओगे, बहुत से ऑब्जेक्ट होंगे जो अंदर बनेंगे, बाहर इस्तेमाल करना चाहो, एक ही रास्ता होगा कि उनको बाहर क्या करो, डिक्लेयर करो, और नल से क्या करो, इनिशियलाइज करो। अंदर गए तो ऑब्जेक्ट बन के चलेगा, और अगर अंदर नहीं गया तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। लेकिन कोड तुम्हारा कंपाइल तो होगा, चलाने लायक तो है। अगर कंपाइल ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है, चलाने लायक ही नहीं। ये तो तुम जान ही रहे हो भाई, कोड लिख रहे हो, होशो हवास में लिख रहे हो ना, तुम्हें पता है ना यार कि अगर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं जब जाए बनेगा
जब ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, नल पड़ा है तो आएगा क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, है ना। तो तुम कोड लिख रहे होगे, तुम्हें पता होगा ठीक है यार, नहीं हो तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे दे, तो हमें कम से कम पता चल जाएगा कि वो चला नहीं था और यहाँ क्या आया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया। ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा एक चीज और कि सर तो यहीं लिख दिए हैं हजार, यहीं 1000 लिख दिए हैं। जरा सोचो, तुम लिख रहे हो ना 1000, अब तुम कहोगे डिक्लेयर न भी करें तो जावा इतना दिमाग क्यों नहीं लगा पाता। जावा इतना दिमाग लगा देना हमारे लिए कि यार लिख रहा है 1000, अंदर भी मैच कर रहे हैं क्या 1000, तब तो इफ के अंदर जाएगा ना, और जाएगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा। बोलो, अगर यहाँ इंट m बराबर क्या लिखा हुआ है 1000, तो जावा इसे कंपाइल कर दे। इतना दिमाग लगा ले कि यार भाई क्या है यहाँ पे, जब m क्या है 1000 है, तो यहाँ भी तो मैच क्या कर रहे हैं 1000 से ही मैच कर रहे हैं m को, तो मैच करेगा ना। बोलो तुम्हें बताओ, मैच करेगा ना। जब मैच करेगा तो लाइन नंबर 23 चलेगी ना, लाइन नंबर 23 चलेगी तो लॉन्च ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तो इनिशियलाइज तो हो जाएगा ना, है ना। लेकिन बिल्कुल याद रखना, जावा दिमाग नहीं लगाएगा। जावा का काम है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रूल्स को क्या करना, कंपाइलर का काम है सिर्फ रूल्स को क्या करना, चेक करना, बताना कि तुमने सही रूल फॉलो किए हैं या नहीं किए। ये सब नहीं सोचेगा वो। और फिर तुमको लग रहा है यहाँ 1000 दिए है ना, अभी तुमको लग रहा होगा हम हर, अच्छा अभी कोड लिख रहे हो, हर वैल्यू यही लिख देते हो ना, जानते हो आगे क्या होगा, कई वैल्यूज जो हम इस्तेमाल करनी होंगी हमें अपने यहाँ कोड में, वो यहाँ से आएगी ही नहीं। वो कहाँ से आएगी मालूम है, किसी एक्सेल फाइल देखिए सबने, एक्सेल फाइल में डेटा रखा रहेगा, वहां से उठ के आएगा और यहाँ इस्तेमाल होगा। तब ये बताओ बेचारा कैसे जाने। क्या जरा ध्यान से देखो, अभी m बराबर 1000 लगा है, तुमको लग रहा होगा यार 1000 लिखा है, 1000 लिखा है, मैच कर जाएगा, इतना दिमाग क्यों नहीं लगा पा रहा है। ये इसलिए दिमाग नहीं लगा पा रहा है क्योंकि हर केस में ये दिमाग नहीं लगा पाएगा। यहां तुमको लग रहा है ना कि m बराबर क्या लिखा है 1000, चाहे हम तो 5 लाइन का ऐसा 6 लाइन का कोड लिखें कि यही 1000 लिख दो, कहाँ, एक्सेल फाइल जानते हो ना सब लोग। जैसे इसी एक्सेल फाइल के अंदर नहीं, जैसे एक्सेल फाइल है, या एक काम करते हैं यार, चलो एक्सेल फाइल नहीं, मान लो यहां लिखा हुआ है एक नोटपैड है, नोटपैड का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मान लो हमने रख दिया नाम क्या, डेस्कटॉप पे नोटपैड रखा, नाम रख दिया क्या, data.txt, ठीक है। txt भी लिखने की जरूरत नहीं, txt तो पहले से सेव एज टाइप में है ना, तो इसे क्या कर दें हम, सेव कर दो और यहाँ लिख दो 1000। हम 3 लाइन का कोड लिखेंगे यहाँ पे कोई, और वो 3 लाइन का कोड वैल्यू कहाँ से लेके आएगा, उसी नोटपैड से। तो सोचो, अब बताओ जावा कैसे दिमाग लगा ले। तुमने 1000 सीधे तो नहीं लिखा है ना भाई, ऐसा भी हो सकता है ना, कोई डेटा कोई वैल्यू डायरेक्ट दे रहा है, कोई वैल्यू कहाँ रखा है, नोटपैड में रखा है। तो अब जावा क्या करे तुम्हारे लिए, जाए पूरा तुम्हारा नोटपैड चेक करे, तब तो ये जावा क्या कंपाइल करेगा, उसका काम ये सब काम कब चेक करना है, चलाते समय। कंपाइल के समय से वो इतना देखता है कि तुमने नियम सही से फॉलो किए या नहीं, जहां सेमीकोलन लगाना था, जहां कर्ली ब्रेसेस लगाना था, जहां बराबर लगाना था, जहां वो लगाना था, जो इनिशियलाइज करना था, डिक्लेयर करना था, जो बेसिक बातें हैं बस वो वही देखता है। ठीक है। तो इसलिए जावा ये नहीं सोचेगा यहाँ तो 19 पे लिखा है क्या 1000 और 22 पे है, ये सब काम ये हिसाब कब करेगा कि एम में क्या लिखा है, जब चलेगा तब, जब चलेगा तब। कंपाइल के समय ये सब नहीं देखता, कंपाइल के समय देखता है कि भैया हर लाइन में नियम सही लिखा है कि नहीं। जैसे ये लाइन ऐसे लिख दो तब इसको तकलीफ हो जाएगी, कहेगा भाई तुमने सेमीकोलन गायब कर दिया है ना, तुमने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया। अब कहेगा भैया आप नहीं कंपाइल करेंगे, अब तुम नियम गलत लिख रहे हो। एम में 1000 डालना है, एम में क्या डालना है, इंट, एम में क्या नंबर डालना है, इंट है ना, यहाँ डाल दो क्या स्ट्रिंग। अब इसको दिक्कत होगी। इफ लगाते हो तो कर्ली ब्रेसेस लगाते हो ना, मत लगाओ कर्ली ब्रेसेस, ब्रैकेट गायब कर दो, कुछ ऐसा करो, इफ की स्पेलिंग गलत लिख दो, कुछ ऐसा लिखोगे तब जावा कहेगा कि भाई तुम नियम तोड़ रहे हो, हम कंपाइल नहीं करेंगे। तो
ये याद रखो, इसलिए नल का यूज बहुत, देखो अभी एरर दे रहा है ना, क्योंकि वेरिएबल क्या है, डिक्लेयर, क्योंकि वो कह रहा है, हमें क्या पता, वो कह रहा है भैया इफ एल्स का मतलब यही होता है। हो सकता है अब तो चलाते समय देखेंगे कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं जाएगा। वो इतना सोच रहा है कि इफ एल्स है तो मतलब दो संभावनाएं, दो पॉसिबिलिटी है, इफ में भी जा सकता है चलते समय और एल्स में भी जा सकता है, जैसी वैल्यू रहे उस समय। और अगर इफ में गया तब तो इनिशियलाइज हो जाएगा, एल्स में जाएगा तो इनिशियलाइज नहीं होगा। इसीलिए कह रहा है भाई क्या करो, देखो एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो कह रहा है भाई यहाँ ऐसी संभावना बनती है कि लाइन नंबर 36 जब चले, जब लाइन नंबर 36 चले तो उस समय हो सकता है वेरिएबल जो है इनिशियलाइज्ड ना, वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज्ड ना। क्लियर है ये, जो वेरिएबल है वो इनिशियलाइज्ड ना हो, ये संभावना बन सकती है। इसलिए देखो नहीं, अच्छा ये देखो, अगर ये लिख दो इतना सब, इतना तो ये देखता ही है, वो कहेगा अब नहीं बोलेगा, कहेगा भाई दो संभावना है, या तो इफ चलेगा या तो क्या एल्स। इफ चलेगा तब भी इनिशियलाइज हो जाएगा, एल्स चलेगा तब भी इनिशियलाइज हो जाएगा। अब नहीं बोल रहा है, अब नहीं बोल रहा है, या यहां ये लिख दो तब चल जाएगा। अब भाई अब दोनों केस में ए में ऑब्जेक्ट आएगा, ए में क्या आएगा, नल आएगा, लेकिन दोनों केस में इनिशियलाइज तो होगा, चलेगा या तो इफ या तो एल्स, है ना। इसलिए लेकिन अभी इतना, ये इतनी बार क्यों करें, हम लोग ऐसे ही कर देते हैं, ऐसे ये बराबर क्या लिख दें नल, कि अगर भैया इफ में गया तो नया ऑब्जेक्ट आएगा, एल्स में गया तो नहीं आएगा, लेकिन तब भी तो नल पड़ा है ना, तब भी क्या पड़ा है, नल पड़ा है, ठीक है। तो भले नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, लेकिन ये कब आएगा, चलते समय, रन टाइम, जब रन बटन पे क्या करते हो, क्लिक करते हो तब। क्लियर है इतनी बात। और तुमने एक यूज देखा ना नल का कल, कि ऑब्जेक्ट है वेरिएबल के पास है, तो उस ऑब्जेक्ट का गार्बेज कलेक्टर कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसी वेरिएबल पे क्या डाल दो, नल, तो ऑब्जेक्ट का एड्रेस छोड़ देगा, नल का ले लेगा। तो जो ऑब्जेक्ट है, अब जो ऑब्जेक्ट था, अब तो एड्रेस किसी के पास नहीं है ना, तो गार्बेज कलेक्टर उसे क्या करेगा, क्लीन कर देगा, तुम्हारी मेमोरी क्या कर देगा, फ्री कर देगा। तो नल का यूज मेमोरी मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो इस तरह से तुमने कोड देख ही लिया है, ठीक है। एक चीज, एक काम करना, ये जो छोटी छोटी बातें हमने जितनी बताई, ये सारी इसकी नोट्स बनाओ ढंग से, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं जो डेली यूज वाली हैं। जैसे ये देखो हमने बताया, और फाइंड एलिमेंट करो तो क्या मांगता है, बाई का ऑब्जेक्ट। दो ऑप्शन है, या तो बाई का ऑब्जेक्ट बना के वेरिएबल में रखो, या वेरिएबल को रख दो, या तो ऐसा कर दो कि भाई अगर ऑब्जेक्ट, अगर मान लो न्यू करके बन रहा है तो सीधे न्यू लिख के क्लास का नाम लिख दो, तब भी तो उसको ऑब्जेक्ट मिल गया। या ऐसा हो रहा है कि किसी मेथड को कॉल करने पे मिल रहा है, तो डायरेक्ट मेथड को कॉल करने वाली लाइन लिख दो, जैसे यहां देखो, यहां देखो किया है ना हमने, यहां देखो बाई का ऑब्जेक्ट बनाया है और तब भेजा, और यहां बाई का ऑब्जेक्ट देखो डायरेक्ट भेज दिया है। कैसे भेज दिया है, बाई डॉट, हमको पता है बाई डॉट एक्स पाथ से ही तो ऑब्जेक्ट बन रहा है बाई का, तो वही बाई डॉट एक्स पर सीधे लिख दो। जब चलने आएगा तो फाइंड एलिमेंट चलेगा, लेकिन उसके पहले आर्गुमेंट लेने जाएगा ना, आर्गुमेंट लेने जाएगा तो उससे कहा जाएगा भैया पहले मेथड चलाओ तब आर्गुमेंट मिलेगा। तो क्या करेगा, मेथड चलाएगा, आर्गुमेंट लेगा और फिर फाइंड एलिमेंट के अंदर जाएगा, ठीक है। तो चलो ये तुम्हारा क्या कर रहा है, ये चल रहा है कोड, नल पॉइंटर एक्सेप्शन तो नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा शायद ये 1000 किस पे आएगा, 21 में भले नल दिए हैं, लेकिन ये 1000 है चलते समय, ये 1000 है तो मैच करेगा ना, तब तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना, और तब नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आएगा। लेकिन 1000 नहीं, 900, 800, 700, 1100 कुछ भी अलग देंगे, जब मैच नहीं करेगा, इसमें जाएगा, ए में नली रह जाएगा, तब देगा क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन।
एक्स पाथ क्लियर है जितना बताया गया है, और वो रिलेशन पता है ना, कोई जो जिसके अंदर होता है तो एक पेरेंट हो गया और वो अंदर वाला क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। जैसे तुमने यहाँ भी देखा मेथड ब्लॉक है, मेथड ब्लॉक के अंदर इफ ब्लॉक है, तो मेथड ब्लॉक क्या है, एक तरह से पेरेंट ब्लॉक है, और इफ ब्लॉक जो है वो क्या है, चाइल्ड ब्लॉक। ठीक है, और दोनों अगर अगल बगल में हो तो दोनों क्या कहे जाते हैं, सिबलिंग। जैसे भाई बहन है ना, भाई बहन क्या कहे जाते हैं, सिबलिंग कहे जाते हैं। अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैसेज आ रहा है क्योंकि अकाउंट नेम तुम बार बार क्या डाल रहे हो, सेम डाल रहे हो। बहुत से एप्लीकेशन में फंक्शनैलिटी होती है कि वही चीज बार बार सेम नहीं डाल सकते। जैसे फेसबुक पे जाओ रजिस्ट्रेशन करने, एक बार एक नंबर से रजिस्टर कर लो, वही रजिस्ट्रेशन में जाओ वही दोबारा नंबर डालो तो कहेगा भैया इस नंबर से पहले से क्या हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हम नहीं कर सकते, मैसेज दे देता है ना। वैसे ये भी दे रहा है कि इस नाम का अकाउंट नेम बन गया है, कुछ क्या दो अलग दो। चलो जिसको चेंज कर दे तब तो ये, लेकिन ध्यान दो इसमें हर बार चलाने से पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसे बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक नाम का बन जाएगा तो उसी नाम का दोबारा तो नहीं बन सकता ना। चलो नाम क्या रख दें इसका, ABCD रखें, या चलो ABCD 32132। तो अब इस नाम का आएगा तो इस नाम का थोड़ी बना है, अब ये चल जाएगा। हेलो, हाँ 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 बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ हाँ वहाँ हम नहीं रहे हैं इस समय। हाँ ठीक है, अब करोगे तो चल जाएगा ना। अब इसमें यही है कि हर बार चलाने से पहले तुमको अपने स्क्रिप्ट में जाना पड़ेगा और अकाउंट का नेम क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चलो हमने चेंज कर, अरे चेंज कर दें, अगर कुछ गलत इधर उधर डाल देंगे तब, अब तो बन जाएगा ना। अब सेव करोगे तो जो आ रहा था उस तरह से आएगा नहीं, अब क्या हो जाएगा, सेव। ध्यान से देखना, वेबसाइट का नाम क्या डाला है तुमने, google.com, और अकाउंट नेम क्या डाला है, ABCD जो भी है। अच्छा ठीक है, अब ये ध्यान देना जरा इस बात पे कि जो यहाँ पे आया, ध्यान से समझना इस बात को, जो अब जो सेव किया वही यहाँ आया कि नहीं आया, वही आना चाहिए कि नहीं, कुछ और आना चाहिए। अगर अकाउंट नेम में राहुल डाले तो इस पेज पे क्या आना चाहिए, राहुल ही आना चाहिए ना, रमेश तो नहीं आ जाना चाहिए ना, या कुछ और तो नहीं आ जाना चाहिए। अगर आ रहा है तो फिर क्या है, डिफेक्ट है ना, यही तो डिफेक्ट होता है, जैसा होना चाहिए अगर वैसा नहीं हो रहा है तो क्या है, डिफेक्ट है। तुम्हारा एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड ये है कि जो नेम डाले अकाउंट नेम वही आए। लेकिन अभी अगर, अब देखो एक्सपेक्टेड था तुम्हारा कि जो डाले थे, क्या डाले थे, ABCD E5TD T6E, अगर वही सेम आ रहा है, एक्चुअल भी वही है, एक्सपेक्टेड भी यही है, तो मतलब क्या है, पास। अगर हम वहां सोच रहे, हम डाल रहे हैं वहां से राहुल, तो हम उम्मीद कर रहे हैं क्या आएगा यहाँ पे, राहुल, एक्सपेक्टेड क्या है, राहुल, और अगर यहाँ लिख के कुछ और आया तब एक्चुअल क्या है, अलग हो गया। और वही मतलब जब एक्चुअल और एक्सपेक्टेड मैच नहीं करता तभी उसी केस को क्या बोलते हैं, डिफेक्ट। तभी कहते हैं जी एप्लीकेशन में क्या है, डिफेक्ट है। और इसका स्नैपशॉट जानते हो ना, तुम्हारे सिस्टम में कंट्रोल और प्रिंट स्क्रीन होता है, सबसे ऊपर कीबोर्ड पे जाओ, PRT/SCR लिखा होता है। अगर देखोगे सबसे ऊपर की जो बटन है राइट साइड में डिलीट के आसपास होगा, लिखा होगा क्या, PRT/SCR, कंट्रोल PRT/SCR, या अब तो डायरेक्ट भी आता है PRT/SCR प्रेस करते हो ना तो क्या होता है, इसके तुम्हारे जो एप्लीकेशन अभी समय खुला हुआ है, जो पेज डेस्कटॉप, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता है, फोटो खींच लेता है। तो हम लोग यही करते हैं, जब डिफेक्ट आता है देख लेते हैं एक्सपेक्टेड एक्चुअल अलग अलग है, फिर इसका क्या कर लेते हैं, ऐसे देखो कंट्रोल
प्रिंट स्क्रीन किया, चाहो तो उसको पेंट पे प्रेस कर, देखो ठीक है, आ गया ना। कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन, PRT/SCR तुम्हारे होगा, हर कीबोर्ड पे होता है, दुनिया के हर कीबोर्ड पे। तो ये क्या करेगा, स्नैपशॉट ले लेगा, इसको सेव करके यही डेवलपर को हम क्या कर देते हैं, भेज देते हैं कि भाई देखो ये रहा एविडेंस या प्रूफ या सबूत कि भैया डिफेक्ट है, एक्सपेक्टेड ये हमने डाला, ये था, आया ये है, और ये देखो हमने स्नैपशॉट लगा दिया, वो देख लेगा, तो देखेगा भाई इसकी साइड से क्या गलती है, फिर वो क्या करेगा, सही करेगा अपना। क्लियर है बात। अब लेकिन ये तो हो गया मैनुअल टेस्टिंग, हमको चाहिए कि ये काम कैसे हो, ऑटोमेटिकली ये टेस्ट करे और टेस्ट करने के बाद बता दे पास हुआ कि फेल हुआ, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच किया कि मैच नहीं किया। अच्छा तुम ही देखना जरा ध्यान से, ये लो यही कर रहे हैं ना, अगली बार कुछ और नाम बदल देते हैं, क्या रख देते हैं, ABCD 5566। आप चलाएंगे तो यही आएगा ना यूजर नेम, ये यूजर नेम रहेगा, तो ये हो गया, लिख देते हैं, सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखो क्या लिख रहे हैं, स्ट्रिंग, क्या लिख रहा है, स्ट्रिंग, और लिख रहे हैं क्या, एक्सपेक्टेड अकाउंट नेम, क्या लिख रहे हैं, एक्सपेक्टेड अकाउंट नेम, और इक्वल टू क्या है, एक्सपेक्टेड, यही है ना, ABCD 5566, डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा ना, स्ट्रिंग कैसे होता है, ABCD 5566। ये लो जी बन गया, बोलो दिख रहा है, ABCD 5566, ये मेरा क्या हो गया, एक्सपेक्टेड अकाउंट नेम। ये तो हम चाह रहे हैं, ये तो हमने अपने मन से दिया कि ये होना चाहिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा। हो सकता है आदमी लिखे ABCD 5566 और अगले पेज पे आए XYZ, तो ये जो भी अच्छे एक्चुअल है वो कहाँ आएगा, अकाउंट नेम में आएगा, वो तो हम भी समझ रहे हैं, लेकिन कहाँ आएगा, इसी एप्लीकेशन में आएगा ना। तुम बताओ, सब लोग इतना दिमाग लगाओ भाई, ये एक्चुअल कहाँ आएगा, इसी एप्लीकेशन में आएगा ना, तुमको यहीं से उठाना है ना। होना क्या चाहिए, तुमने देखो पहले ही लिख दिया कि नहीं, होगा क्या ये तो पता करना पड़ेगा ना। मैनुअल टेस्टर से कह दें तो वो खोल के हाथ से लॉगिन करेगा, अकाउंट बनाएगा, और आंख से एप्लीकेशन में क्या करेगा, चेक करेगा कि यहाँ पे अकाउंट नेम में सही चीज आ रही है कि नहीं आ रही, यही तो करेगा ना। अगर एक उससे बात करोगे मैनुअल टेस्टर से, यही टेस्ट केस लिख के दे दोगे कि भैया जाओ लॉगिन करो, अकाउंट बनाओ और चेक करो जो अकाउंट में डाले थे वही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो टेस्टर क्या करेगा, टेस्टर को पता है एक्सपेक्टेड क्या है, होना क्या चाहिए, और फिर यहाँ आके अपनी आंख से देखेगा कि आ क्या रहा है, यही क्या है, जो एप्लीकेशन में दिखता है वही क्या है, एक्चुअल है, वही क्या है, एक्चुअल है। तो यही निकालना है कि यहाँ क्या आ रहा है। अब निकाले कैसे, तो जरा एक काम करते हैं, कुछ भी करना हो, पहला काम हमेशा याद रखना, किसी भी कुछ भी करना होगा सेलेनियम में, तो पहला काम करना है उसको इंस्पेक्ट करना है उसको। भाई कोई भी काम होगा, हम कह रहे हैं आदमी से कह रहे हैं चेक करो, तो क्या करेगा, पहला काम पहले ढूंढेगा ना अकाउंट नेम पेज में कहाँ है, फिर देखेगा ना उसमें क्या लिखा है। और तुम्हारे स्क्रिप्ट को भी कोई भी काम करना होता है तो सबसे पहले काम उसे भी क्या करना है, ढूंढना। और ढूंढने का मतलब है क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। सेलेनियम का ये तरीका है ढूंढने का, हमारा तरीका है अपना आंख और दिमाग, दो चीज का इस्तेमाल करते हैं, हम पेज पे ढूंढते हैं। सेलेनियम के पास आंख भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है, तो उसका तरीका है कि भैया हमें अगर किसी को ढूंढना है तो उसका क्या करो, एक्सपाथ बनाओ। क्या बनाओ, एक्सपाथ बताया गया है ना, या कुछ भी बनाओ, नेम बनाओ, यूज करो, क्लास यूज करो, कुछ भी करके इसे ढूंढो। तो एक काम करते हैं, इसे राइट क्लिक करते हैं, तो इसे ढूंढना है, किसी को भी ढूंढने की इंफॉर्मेशन हमेशा कहाँ होगी, राइट क्लिक करें और फिर क्या करें, इंस्पेक्ट। एक बार में सही जगह ना पहुंचे तो राइट क्लिक करो, फिर से क्या करो, इंस्पेक्ट।
ये लो जी, ये इसके पास क्या है, ये क्या है इसका, इसके पास क्या है, टैग। टैग क्या है, स्पैन, और एट्रीब्यूट भी है, एक एट्रीब्यूट है आईडी, आईडी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, अकाउंट नेम। तो इसको ढूंढना आसान है ना, चाहो तो अब यूज कर लो क्या, बाई डॉट आईडी, या तो चाहो तो लिख दो क्या, बाई डॉट एक्स पाथ। तुम्हें पता है ना एक्स पाथ के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट यूज किया जा सकता है, और ये भी पता है एट्रीब्यूट, हमने हमेशा बताया है कि एट्रीब्यूट तुमको वही यूज करना है जो स्टेबल हो और यूनिक हो। कैसे टेस्ट करोगे स्टेबल है, पेज रिफ्रेश करके देख लो, अगर वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, वही आ रही है, या लॉग आउट करके लॉग इन करके फिर से देख लो, अगर हमेशा वैल्यू क्या आ रही है, वही आ रही है, तो मतलब उस एट्रीब्यूट की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, वही आ रही है, तो मतलब वो एट्रीब्यूट क्या है, स्टेबल। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, यूनिक। तो बात आज से एक बात गांठ बांध लो, तुम्हें ऐसा मिलेगा कि इस पे किसी भी HTML में यहाँ पे एलिमेंट होते हैं ना, इंस्पेक्ट करने पे HTML दिखाई देता है, HTML पास क्या होता है, टैग और एट्रीब्यूट्स। तो ऐसा हो सकता है कि दो एलिमेंट का, ध्यान से समझना, दो एलिमेंट के एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो, सेम हो। देखा है ना इसके पहले तुमने देखा है 4 एलिमेंट की क्लास क्या है, सेम है, 4 का नेम क्या है, सेम है, या 10 का नेम क्या है, सेम है। तो अगर सेम है तो फिर यूनिक नहीं हुआ, फिर क्या हुआ, यूनिक नहीं हुआ। हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, जो स्टेबल हो और साथ में क्या हो, यूनिक हो, जो साथ में क्या हो, यूनिक हो। और एक बात जान लेना आज से, आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू हमेशा पेज पे क्या होती है, यूनिक होती है। दूसरे एट्रीब्यूट में तो रिस्क रहता है, जैसे नेम है, जैसे नेम है, नेम क्या होता है सबका, और दो एलिमेंट का नेम सेम भी हो सकता है, डेवलपर बना सकता है, लेकिन दो की आईडी वो सेम नहीं रख सकता, क्योंकि ये नियम है, आईडी हमेशा क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो डेवलपर जब भी किसी को आईडी देगा तो पेज के किसी एलिमेंट से वो आईडी मैच नहीं करेगी। जैसे तुम इधर देखो, बहुत सी चीजें मैच करती हैं, जैसे इधर देखो, मान लो ये एडिट बटन है, इंस्पेक्ट किया, इसका टाइटल क्या है, एडिट एल्ट प्लस ई, है ना। हम देखें जरा कहीं और भी है क्या एडिट बटन, नहीं है, अच्छा, जैसे मान लो, अच्छा ये देखो, इसी को भी देखो, जैसे ये एलिमेंट देखो, मान लो यही google.com जो लिखा हुआ है, राइट क्लिक करो, या फिर मान लो ये जो अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, इसको देखो, तो इसकी क्लास क्या है, इसकी क्लास क्या है जो भी है, हाँ हो सकता है इसकी क्लास हो, उसकी क्लास क्या हो, सेम है। दो एलिमेंट, जैसे पेज पे कितने एलिमेंट होते हैं, हजारों ना, हजारों में 2 के 4 के नेम आपस में मैच कर सकते हैं, क्लास मैच कर सकती है, टाइटल मैच कर सकता है, सब कुछ मैच कर सकता है, लेकिन कभी भी 2 की आईडी मैच नहीं करेगी। इसी वजह से ध्यान देना, जब हम किसी एलिमेंट के लिए एक्सपाथ लिख रहे होते हैं या लोकेटर बना रहे होते हैं, कैसे उसको पहचानना है, तो हम देखते हैं कि इसके पास एट्रीब्यूट्स उसके चेक करते हैं कि नहीं। तो पहले चेक करते हैं कि वही एट्रीब्यूट उठाओ जो क्या हो, स्टेबल हो, पहला क्या हो, स्टेबल हो। मान लो एक एलिमेंट के पास नेम और आईडी दोनों है, एक एलिमेंट के पास नेम और आईडी दोनों है, दोनों स्टेबल है, तो कौन सा यूज करोगे, आईडी यूज करोगे, क्योंकि आईडी में यूनिकनेस की झंझट नहीं है। नेम में झंझट हो सकती है, नेम में ऐसा हो सकता है किसी और का भी नेम क्या है, सेम, लेकिन आईडी में ये होगा ही नहीं। तो अगर हमें आईडी मिल गई तो बहुत अच्छा है, अपने केस में इसी पे काम करना है ना। अच्छा ये याद रहेगा अब आप लोगों को, ये क्या है, स्पैन है, और ये क्या है, आईडी है। तो दो रास्ते हैं मेरे पास, चाहे तो एक्सपाथ बना के करें, वैसे एक्सपाथ बनाने की ऑर्डर डालो, कंट्रोल F / टैग क्या है, स्पैन @id इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर जो उसकी वैल्यू। अच्छा स्पैन की स्पेलिंग गलत हो गई, 1 ऑफ 1 आ गया कि नहीं आ गया, और सही जगह हाईलाइट कर रहा है कि नहीं, हाँ, मतलब मेरा लिखा हुआ एक्सपाथ क्या है, सही है। अब लिखो फिर, ड्राइवर डॉट फाइंड
एलिमेंट डॉट एक्स पाथ, ये हो गया ना, ठीक है। फाइंड ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ की वैल्यू हमने क्या कर दी, कॉपी कर दी। अब तुम्हें पता है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जो मेथड है किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, वेब एलिमेंट, ठीक है। अब डॉट लगाओगे तो मेथड किसके आएंगे, वेब एलिमेंट के मेथड आएंगे। तुम अब ध्यान से देखना अच्छी एक बात, तुम्हें निकालना है कि यहाँ क्या आ रहा है, तुम्हें यही तो देखना है, तुम्हें यही निकालना है कि यहाँ जो आ रहा है यहाँ क्या आ रहा है, और फिर ये देखना है जो आ रहा है वो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। भाई किसी से कोई से टेस्ट करो तो पहले वो देखेगा कहाँ आ रहा है, पहले ढूंढेगा, फिर देखेगा क्या आ रहा है, फिर उससे मैच करेगा क्या आना चाहिए, तब कहेगा भैया सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तुम्हारा काम है पहले ये निकालना कि यहाँ आ क्या रहा है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ABCD 5T DC जो भी है, जो भी यहाँ आएगा उससे। तो अब देखो ध्यान से, वेब एलिमेंट का मेथड जानते हो, क्लियर, सेंड कीज, और कौन सा जानते हो, क्लिक। अब ऐसे ही देखो एक मेथड है जिसका नाम है गेट टेक्स्ट, दिख रहा है, मेथड का नाम क्या है, गेट टेक्स्ट। किसका मेथड है, वेब एलिमेंट, जिसके क्लियर है, सेंड कीज है और क्या है, क्लिक है, उसी का एक मेथड और है जिसका नाम क्या है, गेट टेक्स्ट। आर्गुमेंट क्या पास करना है, आर्गुमेंट एक भी नहीं पास करना भैया, साफ साफ तो दिख रहा है, कुछ नहीं भेजा गया है। रिटर्न टाइप कुछ पूछे तो कोई बता दो, तो स्ट्रिंग है, कोलन के बाद जो होता है वही रिटर्न टाइप होता है, सीधी बात है। मेथड का नाम क्या है, गेट टेक्स्ट, किसका है, वेब एलिमेंट का मेथड है, रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट। कौन, गेट टेक्स्ट किस टाइप का मेथड है, स्टैटिक की नॉन स्टैटिक। पहली बात तो देखो, अगर कोई मेथड स्टैटिक होगा तो उसके ऊपर एस लिखा हो, यहाँ तो ए लिखा हुआ है ना, ए के चक्कर मत पड़ो, ए का मतलब क्या है, लेकिन यस तो नहीं लिखा है, तो ये जान जाना ये कैसा मेथड है, नॉन स्टैटिक। जैसे ये देखो बाई डॉट एक्स पाथ यूज करते हो तो देखो लिखा होता है ना ऊपर एस, बाई डॉट एक्स पाथ पे लिखा है ना एस, सीधा पता चल रहा है कि एक्स पाथ कैसा मेथड है, स्टैटिक, ठीक है, नॉन स्टैटिक नहीं है। वैसे भी क्लास के साथ नॉन स्टैटिक मेथड कॉल भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ जो ये मेथड आ रहा है भाई, ऑब्जेक्ट के साथ तो दोनों आते हैं, स्टैटिक भी और नॉन स्टैटिक भी। लेकिन गेट टेक्स्ट कैसा है, नॉन स्टैटिक है, क्योंकि इसके ऊपर एस नहीं लिखा, साफ साफ लिखा रहता, और इवन ऐसे देख के आदमी पहचान जाता है, क्योंकि स्टैटिक मेथड हमेशा तिरछे होते हैं, थोड़ा इटैलिक होते हैं। इक्लिप्स ने ऐसा बना रखा है कि बंदा देखते ही समझ जाए, उसको ये भी नहीं चेक करना पड़े कि स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक। अब जैसे हम देख के समझ जाएंगे कि एक्स पाथ कैसा है, स्टैटिक, और अगर सीधा आ रहा है तो मतलब क्या है, नॉन स्टैटिक। और चाहो तो वेरीफाई करके देख लो, बोलो, ये हो गया गेट टेक्स्ट। अब बताओ रिटर्न किसका ऑब्जेक्ट कर रहा है, स्ट्रिंग का ना, किसी वेरिएबल में अगर रखो। अच्छा यहाँ ये बात समझ में आ रही है, डॉट 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 करके लगाने वाला रूल, ठीक है। अच्छा गेट टेक्स्ट के आगे अगर डॉट लगाओगे तो कुछ आएगा कि नहीं आएगा, यार देखो भाई, गेट टेक्स्ट के आगे आएगा, क्योंकि गेट टेक्स्ट मेथड जो है भाई ये रिटर्न कर रहा है ना स्ट्रिंग, तो आगे डॉट लगाओगे तो मेथड किसके आएंगे, स्ट्रिंग के आएंगे। ये क्लिक मेथड के आगे डॉट लगाओगे तो नहीं आएगा, वो अलग चीज, क्योंकि क्लिक मेथड कैसा है, वाइड है, ये चलने के बाद जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो मेथड किसका कॉल करो, जब ये चलेगा तो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट मिलेगा ना, तो स्ट्रिंग पे मेथड कॉल कर सकते हो, है ना। ये तो एकदम सिंपल सी बात है ना। अब देखो इसे ले लो कहाँ, स्ट्रिंग, और यही तुम्हारा क्या है, एक्चुअल अकाउंट, निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, ऐसे निकलेगा ये। जब आज क्या लिखा है ABCD E5T, अगर इस समय चला होता तो क्या ले आता, ABCD, क्या अगली बार चलेगा जब लिखा रहेगा ABCD 5566, ABCD
5/6 अगली बार चलेगा तो वो जो आएगा उस समय वो लेके आएगा, जो आएगा लेके आएगा। यहाँ पे ये आ रहा तो ये लेके आएगा, कुछ और आएगा तो कुछ चाहो तो ही प्रिंट करके देख लो अपना। जो एप्लीकेशन से निकालते हो वही तुम्हारा क्या होता है, एक्चुअल, है ना। जो एप्लीकेशन में से निकालते हो वही क्या होता है, एक्चुअल। मेथड का नाम क्या है, गेट टेक्स्ट। नया मेथड ये देखे ना आज, गेट टेक्स्ट इसका मेथड है। वेब एलिमेंट का रिटर्न करता है क्या, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में भी क्या देगा, स्ट्रिंग तो बहुत कुछ है ना भाई। देखो स्पैन भी तो कुछ अक्षर है, आईडी भी तो कुछ अक्षर है। स्पैन आईडी ये सब नहीं देता, ये क्या देता है, जो यहाँ लिखा हुआ होता है। देखो टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब क्या होता है, जो लिखा हुआ हो। हाँ, तो इसीलिए मेथड का नाम क्या रखा है, कितना अच्छा नाम रखा है, गेट टेक्स्ट। अगर ये मेथड कॉल करोगे तो गेट मतलब पाओगे क्या, टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट, जो लिखा हुआ है। क्लियर है ये बात, इसमें कोई कंफ्यूजन, बहुत जगह यूज होगा ये। अब जैसे मान लो ये, लेकिन ये जैसे अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, तुमको ये चेक करना होता कि यहाँ अकाउंट इन्फॉर्मेशन लिखा है या नहीं लिखा, कुछ और तो नहीं लिखा है। तुम्हें ये चेक करना है कि यहाँ क्या लिखा है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, कुछ और फालतू चीज तो नहीं लिखा है। ऐसा तो नहीं है भाई, तुम्हारा एक्सपेक्टेड क्या है कि यहाँ होना चाहिए अकाउंट इन्फॉर्मेशन। रन टाइम पे जब चलाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, अब जैसे ये निकालना हो कि यहाँ क्या लिखा है, ये निकालना हो कि यहाँ क्या लिखा है, तो कैसे करोगे, राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, क्या है, टीडी है, क्लास है, क्लास क्या है, डीवीटी सिलेक्टेड सेल है, और फिर क्या है, एलाइन है, एलाइन क्या है, सेंटर है ना, और फिर क्या है, नाउ रैप ब्लैंक है, और अकाउंट इंफॉर्मेशन है। क्या यूज करें, क्लास यूज करें, चलो क्लास यूज कर लेते हैं। तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे क्या यूज कर दें, ठीक है ना, बन गया एक्सपाथ इसका। अगर ये निकालना हो कि यहाँ क्या लिखा है, लिखते हैं तो कैसे लिखोगे, एप्लीकेशन में जो जो कुछ है तुम बाहर निकालना चाहो, प्रिंट कराना चाहो कंसोल पे, तो कैसे करोगे भाई। किसी भी एलिमेंट का टेक्स्ट करना चाहो तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, ये, और डॉट मेथड कौन सा, गेट टेक्स्ट, ठीक। और यहां लिख दो क्या हम, स्ट्रिंग, और लिख दें क्या, बताओ क्या नाम दें इसको, लिख दें अकाउंट, चाहो तो ऐसे लिख दें एक्चुअल ACC इन्फो टेक्स्ट, हो गया ना। चाहो तो इसको भी प्रिंट करा लो। अब चला दो भाई। आ गया। और ये देखो, ये भी प्रिंट किया कि नहीं किया, देखो प्रिंट हम कहाँ से करा रहे हैं इसको। अगर मान लो एक बार को हम हटा भी दें, ये प्रिंट कौन सी वैल्यू करा रहे हैं हम,
जो यहाँ से एक्चुअल में आ रही है। देखो क्या आ रही है, कंसोल चेक करो अपना। तो एक्सेप्शन आई है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। किस लाइन पे आ रही भाई? 95 पे। सेव कर रहे हो, ठीक है। क्यों भाई, कुछ अलग है? यही है ना, इसी लाइन पे आ रही है 95 पे दिक्कत। चलिए तो सही है ना। एक मिनट जरा एडिट करो। एक काम करो, सेव तो हो गया था ना, लेकिन फिर भी जानते हैं दिक्कत क्या आ रही है? सेव करने के बाद और जब ये गेट टेक्स्ट करके उठाने जा रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वही टाइम ये मैनेज नहीं कर रहा। ये क्या कर रहा है, सेव करता है जब, उसके बाद तुरंत पहुंच जाता है उसका क्या उठाने, टेक्स्ट। और जब टेक्स्ट उठाने वो पहुंचता है तो उसे, लेकिन तब तक टेक्स्ट आया नहीं है। तब अब भाई या तो हम एप्लीकेशन को फास्ट कर दें कि एप्लीकेशन जल्दी से कर दे, लेकिन एप्लीकेशन तो मेरे हाथ में है नहीं। एप्लीकेशन तो अपने हिसाब से चलता है ना। हम अपनी स्क्रिप्ट को जरूर कहीं चाहे तो क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब एक चीज, ये लाइन देखो, एक लाइन यहाँ दिखो, लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? थ्रेड। क्या लिखा है? थ्रेड। जावा की एक क्लास है जिसका नाम क्या है? थ्रेड। डॉट लगा, मेथड्स आ रहे हैं भाई। क्लास का नाम लिखोगे, डॉट लगाओगे, कौन से मेथड आएंगे? स्टैटिक। इसी का एक मेथड है क्या? स्लीप। और यहाँ क्या आर्गुमेंट में मांग रहा है? लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब कोई नंबर ही मांग रहा है ना। बेसिकली वो तुमसे टाइम मांग रहा है, कितनी देर तक तुम कह रहा है रुकना। और यहाँ कह रहा है क्या है? मिली लिखा है ना, वो कह रहा है टाइम देना, लॉन्ग देना, और क्या देना? मिली सेकेंड में। 1 सेकंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। अगर 1 सेकंड रुकना हो तो 1000 देना, 10 सेकंड रुकना हो तो 10,000 देना। तो हम क्या लिखें? चलो हमारा मन है कि 5 सेकंड रुके, तब तक तो आ ही जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या लिखते हैं? 5000। ये याद रहेगा आज से। इससे जानते ये इससे क्या होता है? इससे तुम अपनी स्क्रिप्ट को देखो, नाम क्या है, देखो ये स्क्रिप्ट चल रही है कि नहीं। चलने के बाद इसका यहाँ इस लाइन, इसमें क्या लिखा है? थ्रेड डॉट स्लीप। मतलब जब यहाँ आता है तो 5 सेकंड के लिए सो जाता है, रुक जाता है, पॉज हो जाता है, इसलिए नाम क्या रखा? स्लीप। चलेगा कब? 5 सेकंड बाद। और तब तक वो चीज क्या हो चुकी होगी? सेव हो चुकी होगी, सामने आ चुकी होगी। बोलो, लेकिन एरर आ रही है ना। तो आज से एक बात याद रखना, जब भी थ्रेड डॉट स्लीप कहीं यूज करोगे तो एरर आएगी। एक्सेप्शन इसको बताएंगे आगे, चेक्ड एक्सेप्शन है, लेकिन ये सब मत चेक कर पड़ो। एक्सेप्शन या रेड कलर से आएगा, कंपाइल नहीं होगा। जब भी थ्रेड डॉट स्लीप यूज करो, सही से करोगे तब भी। तो जब यहाँ कर्सर लेके जाना, जैसे हम ले गए ना कर्सर माउस का, तो 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन और सराउंड विथ प्राइवेट। तो ये ऑप्शन अभी के लिए भूल जाओ, ये याद रखना। कौन सा? ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन। बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस पे क्या कर देना है? क्लिक कर देना है, अपने आप एरर चली जाएगी। मेथड में कुछ ऐड हो गया, ये भी चक्कर मत पड़ो, बस इतना देखो, यहां से एरर क्या हो गई? चली गई कि नहीं चली गई? अब चलाएं, लेकिन नाम थोड़ा अलग देना पड़ेगा ना। पिछली बार हमने क्या दिया था? 5566 ना। हम क्या लिख दें? मान लो 2245। अब ठीक 2245 ये डालोगे, देखो चलेगा। अब क्या लेके आएगा? जो वहां मिलेगा वो लेके आएगा। क्या मिलेगा? जिसका एक्स पाथ
दिए होगे, उसी का टेक्स्ट लेके आए। इस बार नहीं आया ना, इस बार कोई अगर एक्सेप्शन नहीं आया रेड कलर से, आया अकाउंट इंफॉर्मेशन वहां लिखा था और वहां क्या लिखा था, ABCD 2 2 4 5। कंसोल पे देखो साफ साफ दिख रहा है ना। तो ये बड़े काम का मेथड है, इसका नाम क्या है, गेट टेक्स्ट। ये किसी का भी टेक्स्ट उठा सकता है और तुम्हें रिटर्न करके दे देगा। जैसे क्लिक है, कहीं भी क्लिक कर सकता है जिसका एक्स पाथ दोगे। सेंड कीज है, जिसका दोगे उस पे जाके क्या कर सकता है, कुछ टाइप कर सकता है। क्लियर जाके क्लियर कर सकता है। वैसे गेट टेक्स्ट क्या कर सकता है, उसका टेक्स्ट उठा के ला सकता है। ठीक है, लेके आ रहा है ना। किसका किसका लेके आया है, जिसका जिसका हमने कहा उसका उसका लेके आया। ये देखो हमने वो जो वहां आ रहा था अकाउंट इंफॉर्मेशन, उसका उठाना चाहते थे कि वहां क्या आ रहा है। देखो ये लाइन उसका ले आ रही है और ये लाइन दूसरे का ले आ रही है। क्लियर है ये बात, कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा ध्यान से देखना। लेकिन फिर ये देखो जरा, या चलो यही वाला दिखाते हैं, नया वाला जो खुला है। कौन सा, यही ना, चलो यही है ना भाई। ये गेट टेक्स्ट मेथड ने इसका टेक्स्ट दिया ना, और ऐसा नहीं इसका देगा, जिसका कहोगे उसका देगा, जिसका एक्स पाथ भेजोगे उसी का टेक्स्ट लेके आएगा। लेकिन अब थोड़ी समझने वाली एक बात है, वो ये कि ये आ कहां से रहा है। याद रख लेना, यहां जो कुछ दिखाई देता है इसी की वजह से दिखाई देता है ना। अगर यहां लिखा है ABCD 2 2 4 5, तो यहां भी कहीं लिखा होगा। कहीं लिखा है, अपने घर से थोड़ी ला रहा है ये ABCD 2 2 4 5। ये कहां से आ रहा है भाई, लिखा होगा। HTML से ही तो UI बनता है। तो अगर कोई चीज यहां दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है यहां होगी जरूर। अगर यहां ना हो तो वहां कैसे दिखाई दे, बोलो। अब दूसरी बात है, याद रखो, यहां चीज तो बहुत है लेकिन सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। UI पे क्या दिख रहा है, सामने क्या दिख, इसको UI बोलते हैं ना। UI पे क्या दिख रहा है, देखो UI बोलते हैं, क्यों, यूजर इंटरफेस। हम यूजर है ना, यूज कर रहे हैं, हम यही देखते हैं ना। एक आदमी, एक जो इस्तेमाल करेगा, एक टेस्टर, मैनुअल टेस्टर जो इस्तेमाल करेगा, वो किसका करेगा, UI का। वो इस कोड का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो अच्छा ये बताओ, ये पता है ना, यही की वजह से यहां सब कुछ दिखता है, पता है बात। लेकिन अगर यहां कुछ दिख रहा है तो इसका मतलब यहां होगा जरूर। लेकिन यहां तो बहुत कुछ है ना। यहां क्या लिखा है, स्पैन भी लिखा है, ID भी लिखी है। ID बराबर क्या लिखा है, DTL व्यू अंडरस्कोर अकाउंट नेम भी लिखा है, और ABCD 2 2 4 5 भी लिखा है। सब कुछ यहां नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, ABCD 2 2 4 5। तो इसका क्या मतलब है, अब स्टेटमेंट सुनो। अगर UI पे कुछ भी दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो चीज इसमें HTML में लिखी कहीं जरूर होगी, बात नंबर 1। बात नंबर 2, लेकिन HTML में लिखी हर चीज यहां नहीं दिखाई देगी। HTML में तो कई बात लिखी है ना, स्पैन लिखा है, ID लिखा है, ID बराबर लिखा है, ये सब तो यहां नहीं दिख रहा भाई। क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। तो जो भी UI पे दिखेगा HTML की वजह से ही दिखेगा। HTML की कुछ चीजें UI पे आती हैं और कुछ चीजें UI पे नहीं। अब जैसे क्या आ रहा है ये, अच्छा ये देखो जरा ध्यान से, और इसको थोड़ा सा वो करो। ये क्या लिखा है, हमने बोला है ना, ये क्या है, टैग हमेशा कहाँ होता है, एंगुलर ब्रैकेट में, ये बताया है। और एक बताया है, जिस टैग पे शुरू होता है उसी टैग पे क्या होता है, खत्म होता है। इतने नियम HTML के जानते हो ना। एक बात और जानते हो कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमेशा शुरुआत वाली टैग में होते हैं, अंतिम वाले टैग में नहीं। देखो ये है ना, यहां शुरू वाला यहां से यहां तक है,
इसी में क्या है, टैग भी है, इसी में क्या है, एट्रीब्यूट, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, खत्म हुआ, इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, किसी का भी, कोई भी उठा के देखो, किसी को भी देखो, जैसे ये देखो यहाँ अकाउंट इंफॉर्मेशन लिखा है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो, यहाँ देखो क्या है, टीडी पे शुरू हुआ है और टीडी पे क्या हुआ है, खत्म हुआ है। टीडी वाला क्या है, इसको बोलेंगे स्टार्टिंग टैग, ऐसे बोलो स्टार्टिंग टैग ब्रैकेट, और ये क्या हो गया, एंडिंग टैग ब्रैकेट। तो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमेशा कहाँ रहते हैं, स्टार्टिंग में, और एंडिंग में नहीं रहते। एंडिंग में तो बस उसका टैग का नाम लिखा होता है। इतनी बात सब पहचानते हो ना, बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें, कि टैग होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, और एट्रीब्यूट्स कहाँ होते हैं, स्टार्टिंग टैग में, ना कि एंडिंग टैग। अब ध्यान से देखो, स्टार्टिंग टैग कहाँ से कहाँ तक है, लो यहां से लेके ये पूरा यहां तक। एंडिंग वाला कहाँ से कहाँ तक है, एंडिंग वाला यहां है। ये जो लिखा है ABCD 2 2 4 5, ये कहाँ लिखा है, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में। बोलो कहाँ लिखा हुआ है, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में। ध्यान से देखो इस बात को, कहाँ लिखा है ये ABCD 2 2 4 5, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में। एट्रीब्यूट कहाँ होते हैं, स्टार्टिंग टैग में, एंडिंग में कुछ नहीं होता, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में भी कुछ हो सकता है। और जो कुछ होता है स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में, उसी के लिए एक नाम इस्तेमाल करते हैं, क्या, इनर टेक्स्ट। तो इसका, इस स्पैन का इनर टेक्स्ट क्या है, ABCD 2 2 4 5। लिखने को लिखे तो क्या है इनर टेक्स्ट, लिख दोगे, टेक्स्ट बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग बॉक्स इज कॉल्ड इनर टेक्स्ट। बस बोलो, ठीक है, अब तो पहचान जाओगे कोई। अच्छा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबके पास इनर टेक्स्ट हो, किसी के पास होगा भी और किसी के पास नहीं भी होगा। जैसे तुम यहां देख रहे हो, ध्यान से देखना, डिव पे शुरू हुआ, डिव पे क्या हुआ, खत्म हुआ। या एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको, ये इसका क्या मतलब जानते हो, कि अभी ये खुल सकता है, एक्सपैंड हो सकता है ना, क्लिक करो। अब जरा एक से इधर देखो, इसको ये देखो ना, ये देखो, ये देखो, इनपुट पे शुरू हो रहा है ना, स्टार्टिंग टैग क्या है, इनपुट है। अगर कहीं स्टार्टिंग टैग के बाद एंडिंग टैग न दिखाई दे और बराबर बराबर ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे, तो समझ जाना कि इनर नहीं, ये समझ जाना कि ये यहीं एंड हो रहा है। ये लिखते नहीं है ये लोग, स्टार्टिंग लिख के ये HTML वाले दिखाते नहीं है, क्योंकि फालतू उनको लगता है। उनको दिखाने में क्या लगता है, लिखने वाला लिखेगा, लेकिन ये जो क्रोम दिखा रहा है इंस्पेक्ट करने के बाद, उसको दिखा नहीं रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ ऐसी है, ये देखो, एक मिनट, एडिट एज, तुम्हें दिखा रहे हैं, मान के चलो ऐसे लिखा हुआ है, चलो यहाँ है ना, एक मिनट देखो, ये इस तरह लंबे में खुल गया, ये स्टार्टिंग टैग खत्म हो गया, समझ लो। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे, इनपुट पे शुरू हुआ था ना, इनपुट पे खत्म, तो खत्म हो गया ना ये। अब देखो, स्टार्टिंग यहाँ खत्म हुआ, इनपुट यहाँ, इसके बीच में इनर टेक्स्ट कुछ है, नहीं है ना, बोलो। इनपुट पे शुरू हुआ, इनपुट पे क्या हुआ, खत्म हुआ, बीच में कुछ है, नहीं है ना, तो कहोगे इसके पास इनर टेक्स्ट नहीं है, या कहोगे इसके पास इनर टेक्स्ट क्या है, ब्लैंक है। क्या है, ब्लैंक। ये देखो, लेकिन देखो फिर हट गया ना, क्योंकि क्रोम हटा देता है। क्रोम कहता है वो भाई, वो तो ये मान के चल रहा है ना, जो यूज कर रहा है वो HTML जानता है,
तो इसलिए वो क्या कर देता है, हटा देता है। लेकिन ये मान के चलो जिस पे शुरू हुआ है उसी पे क्या हुआ है, खत्म भी हुआ है। लेकिन शुरू और खत्म के बीच में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है इनर टेक्स्ट क्या है, ब्लैंक, या इनर टेक्स्ट कहते हैं हम क्या है, नहीं है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है सबके पास इनर टेक्स्ट हो। पहचान जाओगे ना कौन इनर टेक्स्ट है और कौन नहीं है। जैसे ये देखो लिखा हुआ है मोर इन्फॉर्मेशन, इंस्पेक्ट करो जरा, देखो देखो भाई, ए पे शुरू हुआ, ए पे क्या हुआ, खत्म हुआ। देखो ए वाला टैग यहां तक है, ये यहां खत्म हो रहा है, बीच में क्या है, मोर इन्फॉर्मेशन। बीच में क्या है, मोर इन्फॉर्मेशन है। तो इसके पास भी इनर टेक्स्ट है। बहुतों के पास मिलेगा और बहुतों के पास नहीं मिलेगा। ये क्लियर है, अब से पहचान लोगे। और एक इनर टेक्स्ट के बारे में बात लिख देते हैं। इनर टेक्स्ट ऑलवेज मतलब हमेशा, रिफ्लेक्ट्स ऑन यूआई। रिफ्लेक्ट मतलब दिखाई देता, मतलब क्या है कि इनर टेक्स्ट हमेशा यूआई पे दिखाई देता है। तो उसके पास बहुत कुछ टैग था, एट्रीब्यूट थे, वैल्यू थे, सब नहीं दिखाई देता, लेकिन इनर टेक्स्ट जरूर दिखाई देता। इसलिए लिख दिया क्या हमने, इनर टेक्स्ट ऑलवेज मतलब हमेशा, रिफ्लेक्ट्स ऑन यूआई। दूसरे एट्रीब्यूट थोड़े ना आते हैं, या रिफ्लेक्ट्स में लग रहा हो ऑलवेज डिस्प्ले ऑन यूआई, या ऑलवेज, तुमको और वैसे इंग्लिश लिखनी है तो क्या लिख दो, विजिबल। जो चीज दिखाई देती है विजिबल, जो नहीं दिखाई देती वो क्या, इनविजिबल। तो ये क्या है, इनर टेक्स्ट ऑलवेज विजिबल ऑन यूआई। क्लियर है ये बात। तो तुम मेथड अब किसी का भी गेट टेक्स्ट करके टेक्स्ट उठा सकते हो। अब खुद से ट्राई करो, 4-6 के क्या करो, एक्सपाथ लिखो और उनका टेक्स्ट उठाने की कोशिश करो। लेकिन जैसे देखो यहां क्या लिखा हुआ है, एडिट, तो यहां ये नहीं, ये भी लिख देते हैं, गेट टेक्स्ट मेथड रिटर्न, क्या रिटर्न, स्ट्रिंग करता है ना, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, हाँ विथ क्या, लेकिन स्ट्रिंग में तो देता है, स्ट्रिंग में तो बहुत कुछ है, स्ट्रिंग में तो भाई स्पैन भी स्ट्रिंग है, सब कुछ है। क्या ये लिख दे, रिटर्न्स लिख देते हैं, इनर टेक्स्ट ऑफ एलिमेंट एज स्ट्रिंग। मतलब क्या है कि गेट टेक्स्ट मेथड रिटर्न करता है क्या, इनर टेक्स्ट किसी एलिमेंट का, एज मतलब की तरह, है ना, तरह, एज मतलब क्या होता है इंग्लिश में, तरह की नहीं, एज क्या, हेलो हाँ बोलिए जल्दी। हाँ हाँ बोल रहे हैं, बताइए। हाँ नहीं सॉरी देखो, गेट टेक्स्ट मेथड रिटर्न्स इनर टेक्स्ट ऑफ एलिमेंट एज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, मतलब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में मिलता है ना, या ऐसे लिख दें इन, या एज ही लिखना सही है एज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, यही मिलता है ना, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की तरह ही तो मिलता है तुमको। तो किसी का, अब तुम किसी का भी इनर टेक्स्ट निकाल सकते हो, कहाँ क्या लिखा है निकाल सकते हो। जैसे यहाँ क्या लिखा है, अकाउंट नंबर ना, ये निकालना हो तुम्हें कोड से कि यहाँ क्या लिखा है प्रिंट कराओ, तो कैसे करोगे, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, इसका भी क्या दो, एक्सपाथ दो, और इसके पास भी देखो क्या है, एक मिनट यहाँ देखो, ये देखो, नहीं देखो टीडी पे शुरू हुआ, ध्यान से देखना, टीडी पे शुरू हुआ, टीडी पे खत्म हुआ, और टीडी के अंदर कौन रहा है, इनपुट। ये रिलेशन क्या बोलेंगे भैया, टीडी पेरेंट है, इनपुट क्या है, और ये जो इनर टेक्स्ट है किसका है, इनपुट का कि टीडी का, इनपुट का नहीं है। अगर किसी का इनर टेक्स्ट होगा, अगर किसी के पास इनर टेक्स्ट होगा तो इनपुट पे शुरू किया गया होगा, इनपुट पे क्या किया गया होगा, खत्म किया होगा, और बीच में क्या होगा, इनर टेक्स्ट।
यहाँ इनपुट तो शुरू किया गया है, इनपुट खत्म नहीं किया है ना, क्योंकि इसके बीच कुछ इसके है नहीं। ये टीडी शुरू हुआ है, टीडी खत्म हुआ है, और उसके अंदर कौन रहता है, अकाउंट नंबर उसका इसके बीच में है ना, तो टीडी का इनर टेक्स्ट अकाउंट नंबर है, इनपुट का नहीं है ना। देखो टीडी पे शुरू हुआ और टीडी पे क्या हुआ, खत्म हुआ, बीच में क्या लिखा है, अकाउंट नंबर। ये निकालना है निकाल सकते हो, यहां क्या लिखा है निकाल सकते हो। यहां भी देखो टीडी पे शुरू हुआ, टीडी पे खत्म हुआ, और यहां क्या लिखा है, एंड NBSP :ACC 14। तो इनर टेक्स्ट क्या है, ACC 14, और क्या है, एंड NBSP लिखा है ना। तो आज से जान लो इस बात, एंड NBSP। तो अब क्या प्रिंट करेंगे, गेट टेक्स्ट करेंगे तो क्या आएगा, इनर टेक्स्ट। तो क्या प्रिंट करेगा, एंड NBSP :ACC 14 ना, लेकिन नहीं, NBSP का मतलब होता है एक स्पेस। चाहता तो डिजाइनर डेवलपर जिसने इसको बनाया है एक स्पेस दे देता, और चाहता तो क्या लिख देता, एंड NBSP। यही है, ये जो चीज तो पता कैसे चलेगा। एक काम करो, यही डबल क्लिक करके देखो, यहां लिखा है ना, गायब हो गया ना, एक स्पेस एक्स्ट्रा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, देखो यहां देखो देखो। तो ये HTML में नियम है कि अगर स्पेस देना है तो चाहो तो स्पेस दे दो, और चाहो तो क्या लिख दो, एंड NBSP। जिस डिजाइनर ने बनाया है उसने क्या लिख दिया है, एंड NBSP, लेकिन गेट टेक्स्ट करोगे तो NBSP लिखा हुआ नहीं आएगा, स्पेस आएगा, और क्या आएगा, ACC 14। क्लियर है ये बात, इनर टेक्स्ट क्लियर है अब। और इनर टेक्स्ट कैसे उठाना है, मेथड का नाम क्या है, गेट टेक्स्ट। इसको जरूर ट्राई करना, लेकिन जैसे यहां क्या लिखा है, इस पे क्या लिखा है ये उठाना है हमें। तो क्या करेंगे हम, राइट क्लिक करके इसे भी क्या करेंगे, सिलेक्ट करें। लेकिन देखो जरा ध्यान से देखना, इनपुट पे शुरू हुआ ना, लेकिन इनपुट पे खत्म तो नहीं हुआ है। तुमको लग रहा होगा सर खत्म तो हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ, ये दूसरा इनपुट है, ये अलग इनपुट है और ये अलग इनपुट है। ये भी देखो शुरू हुआ है, इनपुट पे देखो शुरू हुआ है, लेकिन इनपुट पे एंड नहीं हुआ है। तो मान के चलो इनपुट पे एंड हुआ है, और उसके बीच में कुछ भी इनर टेक्स्ट नहीं है। अगर तुम गेट टेक्स्ट यूज करोगे, अगर क्या यूज करोगे, गेट टेक्स्ट, तो कुछ पाओगे नहीं। तुम सोचोगे गेट टेक्स्ट यूज करेंगे, एडिट लिखा हुआ प्रिंट हो जाएगा ना, मिल जाएगा और प्रिंट करा लेंगे, तो एडिट नहीं पाओगे, क्योंकि एडिट जो है यहां लिखा हुआ है वो इनर टेक्स्ट नहीं है। ये लेकिन ACC 14 जो लिखा है वो इनर टेक्स्ट है। हमने स्टेटमेंट लिखा है ना, इनर टेक्स्ट ऑलवेज विजिबल ऑन UI। हाँ, लेकिन फिर एक बात और लिखते हैं, बट एवरी विजिबल टेक्स्ट, बट एवरी विजिबल टेक्स्ट ऑन UI इज नॉट ड्यू टू का मतलब होता है कारण बताने के लिए। ड्यू टू होता है ना, इंग्लिश में हम लोग यूज करते हैं ड्यू टू दिस, जैसे इस कारण से नहीं आए तो ड्यू टू। तो वही हम कह रहे हैं, बट एवरी विजिबल टेक्स्ट ऑन UI इज नॉट या ये लिख देते हैं ड्यू टू इनर टेक्स्ट। इसका कहने का मतलब है इनर टेक्स्ट UI पे जरूर दिखाई देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि UI पे हर चीज दिखाई देने वाली चीज इनर टेक्स्ट ही है। इनर टेक्स्ट के अलावा और भी चीजें हैं जो UI पे दिखती हैं। इनर टेक्स्ट तो ऐसी चीज है जो जरूर UI पे दिखेगी, लेकिन UI पे जो चीजें दिख रही है उसमें से ऐसी भी चीजें हो सकती है जो इनर टेक्स्ट नहीं किसी और चीज से। अच्छा, जैसे एक छोटी सी चीज देखो, कैसे पता चलता है कि ये चीज UI, इस चीज का संबंध UI से है और इसका संबंध UI से नहीं। ये भी देखो पता चलता है। जैसे मान लो, कैसे हमें पता चलता है कि, ध्यान से देखना, ये ACC जो ये इनर टेक्स्ट है तुमको बता दिए हैं कि यही जो होता है वही UI पे दिखता है, लेकिन तुम चेक कर सकते हो कि इसका संबंध UI से है या नहीं है। कैसे, इस पर डबल क्लिक करो, ऐसे हो गया ना। आप कुछ लिख सकते हो ना, हम लिख दें यहाँ क्या, राहुल, और एंटर मारो, यहाँ क्या आ गया, राहुल। मतलब है दोनों का कनेक्शन है ना, तभी तो हुआ। वहां बदले यहाँ बदला, लेकिन यहाँ इस क्लास को अगर
एक्स वाई जेड कर दोगे तो यहाँ क्या एक्स वाई जेड आ गया। तो इसका मतलब क्या है, क्लास का संबंध यूआई से नहीं है, क्लास का रिलेशन यूआई से नहीं है, लेकिन इनर टेक्स्ट का मतलब यूआई से है। तुम्हारे सामने टेक्स्ट होगा, कहीं कोई इनर टेक्स्ट हो, जाके ऐसे बदलो और इंटर मारोगे, यहाँ बदल जाएगा। ये कोई परमानेंट नहीं बदल रहा। अभी हम रिफ्रेश कर देंगे तो फिर वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था, लेकिन इसका इससे रिलेशन है कि नहीं। तो ये बात क्या बताए हम, हर हर यूआई की चीज नहीं, सॉरी, हर इनर टेक्स्ट यूआई पे जरूर आता है, लेकिन हर चीज यूआई पे दिखने वाली चीज इनर टेक्स्ट की वजह से ही नहीं आती, दूसरी वजहें भी पॉसिबल हैं। जैसे यहाँ एडिट लिखा हुआ आ रहा है ना, कैसे लिखा हुआ आ रहा है, जरा इंस्पेक्ट करो, क्या लिखा है, टाइटल एडिट एल्ट प्लस ई। यहाँ तो सिर्फ एडिट लिखा है ना, मतलब इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। चाहो तो अगर टेस्ट करना हो, वैसे नहीं दिख ही रहा है, यहाँ लिखा है एडिट एल्ट प्लस ई, और यहाँ सिर्फ क्या लिखा है, एडिट, मतलब इनका आपस में रिलेशन नहीं है। अगर फिर भी मन करे तो यहाँ चाहो तो क्या करो, कोई फर्क पड़ा क्या, यहाँ एबीसीडी हो गया। क्लास का तो तुमने देखा ना, क्लास का भी यूआई से रिलेशन, यूआई के टेक्स्ट से रिलेशन नहीं है। ऑन क्लिक का नहीं है, वैसे देख रहे दुनिया भर के इसमें ड्रामा लिखा हुआ है। टाइप की वैल्यू क्या है, बटन, क्या यहाँ बटन लिखा हुआ है। नेम की वैल्यू क्या है, एडिट, और यहाँ क्या लिखा है, एडिट। तो क्या इसका मतलब है, देखो ये लग रहा है तुम्हें, एक काम करते हैं ना, इसे हम यहाँ चेंज करके देखो ना, एक्स वाई जेड कर दें, इंटर मारें, यहाँ हुआ एक्स वाई जेड। मतलब संजोग था कि जो लिखा है वही नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू है, लेकिन इनका आपस में ऐसा कोई रिलेशन नहीं, सिर्फ एक क्या था, ये संयोग था, इसके अलावा और कुछ नहीं। जिसने बनाया उसने टेक्स्ट भी क्या दिया है, जो यूआई पे दिख रहा है वो भी क्या है, एडिट है, और नेम की वैल्यू भी क्या है, एडिट है। अच्छा यहाँ देखो जरा ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है, एंड एनबीएसपी, इसका मतलब क्या होता है, स्पेस ना, एडिट एंड एनबीएसपी। ये क्या है, वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू है। जैसे कई एट्रीब्यूट है ना, टाइप है, नेम है, वैसे एक एट्रीब्यूट है, उसका नाम क्या है, वैल्यू। वैल्यू की वैल्यू क्या है, एडिट। इसमें जरा देखें कुछ, एडिट हम लिख देते हैं माई बटन, ये लिख दिया ना, इंटर मारे, यहाँ आ गया ना माई बटन। तो मतलब क्या है, वैल्यू एट्रीब्यूट का रिलेशन उससे यूआई से है, वैल्यू एट्रीब्यूट का रिलेशन यूआई से है। बस यही दो मेन है, एक इनर टेक्स्ट और एक वैल्यू एट्रीब्यूट। इन्हीं दोनों, जो कुछ यहाँ सामने लिखा हुआ दिखता वो इन्हीं दोनों की वजह से, या तो वो आ रहा होगा इनर टेक्स्ट से, और या तो आ रहा होगा कहाँ से, वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यूज। किसी का भी देखो, यहाँ डिलीट लिखा है ना, यहाँ डिलीट लिखा है ना, राइट क्लिक करके जरा इंस्पेक्ट करके देखो, इसके पास एक, यहाँ भी कहोगे नेम भी डिलीट लिखा है, ये संजोग है कि भाई नाम सेम रख दिया, लेकिन वैल्यू क्या लिखा है, डिलीट ना, इसी वजह से वहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिलीट। दो ही वजहें होंगी, दो ही चीज, यूआई पे जो कुछ दिखेगा तुमको लिखा पड़ा हुआ, सब कुछ भी, कोई बटन हो, कुछ हो, कहीं कुछ लिखा हुआ हो, उसकी सिर्फ दो वजह होंगी, कि या तो वो आ रहा होगा कहाँ से, वैल्यू एट्रीब्यूट से, और या तो इनर टेक्स्ट। ठीक है, कोई और तीसरी वजह नहीं। क्लियर है ये बात। और लेकिन अच्छा, कुछ चीजें और भी लिखी दिख जाती हैं जिनकी वजह कुछ भी नहीं होती। जैसे यहाँ क्या लिखा है, ई टाइगर CRM 5 लिखा है ना, राइट क्लिक करके जरा इंस्पेक्ट करो इसको, देखो ध्यान से इस चीज को सब लोग। इसका टैग क्या है, IMG का मतलब क्या, इमेज। जब उनको फोटो लगानी होती है, कहीं इमेज लगानी होती है, तो डेवलपर या डिजाइनर क्या यूज करता है, IMG। इसके पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या है, SRC। अच्छा, SRC कितना अच्छा नाम रखा है, SRC मतलब जानते क्या है, सोर्स। ये बता रहा है कि फोटो रखी कहाँ रखी है, थीम्स के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, इमेजेस के अंदर,
वी टाइगर सीआरएम डॉट जीआईएफ के अंदर यहाँ पे एक जीआईएफ नाम की क्या है, जैसे जीआईएफ, बीएमपी, पीएनजी, जेपीईजी, यही सब तो फोटो के क्या होते हैं, इमेज के एक्सटेंशन होते हैं ना। और फिर क्या है, एल्ट, एल्ट क्या लिखा है, वी टाइगर सीआरएम, बॉर्डर क्या लिखा है 0, आईएमजी पे शुरू हुआ है, आई बराबर लग गया है यही ना, मान के चलो खत्म भी हुआ है, कोई इनर टेक्स्ट नहीं है ना, ठीक है। और दूसरा क्या, वैल्यू एट्रीब्यूट है नहीं है, देखो तुम्हारे आपके सामने कोई वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं है। एल्ट यूआई पे दिखता है, नहीं दिखता। अगर एल्ट यूआई पे यहाँ दिखता है, जैसे वी टाइगर सीआरएम 5 जो लिखा हुआ है, तो यहाँ तुम बदलते तो वहां बदल जाता। वैसे भी यहाँ देखो वी टाइगर सीआरएम क्या लिखा है 5, और यहाँ क्या लिखा है वी टाइगर सीआरएम। तो जानते हो, वैसे याद रखना एक हमेशा से, जब भी कोई ऐसा हो जिसका टैग क्या हो आईएमजी और उसमें कुछ लिखा हो, तो वो तुम्हें किसी एट्रीब्यूट से मिलेगा नहीं। मतलब कोई भी ऐसा मेथड नहीं है, कोई भी ऐसा सेलेनियम के पास मेथड नहीं है, या किसी टूल के पास ऐसा मेथड नहीं है जो ये निकाल सके कि इसमें क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा। क्योंकि इमेज में जो कुछ लिखा होता है वो किसी एट्रीब्यूट से नहीं आता। किसी भी इमेज को उठा के देखो, जैसे और दिखाएं एक आध, जैसे ये देखो, साइन आउट करो, कर दिया, ये देखो ये साइन इन है ना, लिखा हुआ दिख रहा है ना साइन इन, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, टैग क्या है अच्छा इसका, इनपुट, क्या वैल्यू एट्रीब्यूट है इसके पास, अच्छा वैल्यू है, और वैल्यू क्या है लॉगिन है, ठीक है, वैल्यू क्या है लॉगिन है, इनर टेक्स्ट है, लेकिन यहाँ लिखा देखो, यहाँ लॉगिन लिखा हुआ तो नहीं आ रहा, यहाँ साइन इन लिखा हुआ आ रहा है ना। जानते हो ये साइन इन भी एक फोटो है, एक इमेज है। तुम कहोगे सर टैग तो आईएमजी नहीं है ना, आपने बताया कि हम पहचानते ऐसे हैं कि कौन है जिसका टैग आईएमजी हो, वो क्या है इमेज है। अगर कोई फोटो है तो फोटो में से कुछ भी कर लो, गेट टेक्स्ट कर लो, कुछ भी कर लो, तो फोटो में क्या लिखा है ये नहीं मिल सकते, क्योंकि फोटो में ये तो संजोग लिखा है ना, फोटो में लिखा भी होता है, फोटो में तो किसी का चेहरा भी होता है। अब किसी का चेहरा क्या लिख दे बताओ, हाँ लॉगिन होगा क्यों नहीं होगा, डेवलपर ने ऐसा बनाया है कि क्लिक करो इस पे लॉगिन होगा। लेकिन तुम ये देख रहे हो, लेकिन ये फिर भी इमेज है। इमेज की सबसे बड़ी पहचान एक तो है उसका टैग क्या हो आईएमजी, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कोई इमेज होगी लेकिन टैग आईएमजी नहीं होगा। लेकिन तब ध्यान देना उसके पास एक एट्रीब्यूट जरूर होगा, क्या एसआरसी। ये सिर्फ इमेज के पास होता है एट्रीब्यूट, और किसी के पास नहीं होता। इसमें ये लिखा होता है कि ये इमेज कहां से उठ के आएगी। जैसे लिखा है थीम्स में, इमेजेस में btn साइन इन न्यू डॉट जीआईएफ। चाहो तो यार इमेज डाउनलोड कर दी, फोटो है ना, राइट क्लिक कर देखो सेव इमेज आ रहा है ना, इस पे थोड़ी ना आएगा सेव इमेज, इसी पे आएगा जो फोटो होगी। वैसे तो पहचान आईएमजी है मान लो, लेकिन कई बार ऐसा मिलेगा टैग आईएमजी नहीं भी है तो भी इमेज हो सकती है। ध्यान देना उसके पास सबसे बड़ी पहचान इमेज की है कि उसके पास एक एट्रीब्यूट होगा जिसका नाम क्या होगा एसआरसी। उस पर कर्सर ले जाओ, देखो आ रहा है सेव इमेज है, सेव करो। हम कह रहे हैं जी देखो जीआईएफ इमेज हो रही है ना, जो उसका एक्सटेंशन था कहाँ डाउनलोड कर दे बताओ, डेस्कटॉप पे, सेव करो, डाउनलोड हो गई, जाके देखो यही है, डबल क्लिक करो, वही है ना, वही फोटो है। तो याद रखना बस तीन, कहीं भी आने कोई भी टेक्स्ट यूआई पे दिखाई देगा तो तीन ही वजह होगी। कुछ भी लिखा हुआ यहाँ दिखाई देगा, कैसा हम कह रहे हैं लिखा हुआ, जैसे ये देखो लिखा है दी ऑनेस्ट ओपन सोर्स सीआरएम, वैसे ये भी इमेज है। वैसे चेक कर देखो सेव इमेज है, इसका ऑप्शन आ गया कि नहीं आ गया, इंस्पेक्ट करके देखो, टैग इसका चलो आईएमजी है, और देखो एसआरसी जरूर होगा, है ना। अगर किसी का एसआरसी ना हो तो नहीं आईएमजी, हाँ तो इमेज जैसे देखो ये है ना, इसे बहुत कुछ तुमने देख ही लिया, ऐसे कुछ देख सकते हैं, जैसे ये देखना जरा, यही एसआरसी की वैल्यू अगर मान लो क्या हो ब्लैंक, इंटर मारे, इमेज गायब हो गई ना,
जो इमेज थी वो क्या हो गई, गायब हो गई ना। ठीक है, जो फोटो नहीं लिखा था तो क्या हो गया, यहाँ था द ऑनेस्ट ओपन सोर्स CR, ये भी क्या है, इमेज। तो याद रख लेना यूआई पे कुछ भी दिखेगा टेक्स्ट, कुछ भी टेक्स्ट यूआई पे दिखाई देगा, तीन ही वजह होगी, या तो इनर टेक्स्ट से आ रहा होगा, अगर या तो वैल्यू से आ रहा होगा, या तो किसी इमेज का पार्ट होगा, किसी इमेज के अंदर कुछ लिखा होगा। तो इमेज के अंदर कुछ जो लिखा है उसको तो कोई निकाल ही नहीं सकता। हाँ, उसे टेस्ट नहीं कर सकते, ना उसे हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, बस दो चीज ऐसी है, वही तीन चीजें हैं, तो तीसरी चीज तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब बात, तुम्हारे पास ऑप्शन कितने बचे, दो, एक इनर टेक्स्ट और एक, इन्हीं की वजह से आ रहा हूं। कोई भी टेक्स्ट तुमसे कोई कहेगा, जैसे यहाँ क्या लिखा है, यूजर नेम ना, देखो राइट क्लिक करके इंस्टॉल करके, है ना, TD पे शुरू हुआ, TD पे क्या हुआ, खत्म हुआ, इनर टेक्स्ट क्या है, यूजर नेम, तभी तो यहाँ लिखा है यूजर नेम। इससे कोई तुमसे कहे इसको निकालो, तो कौन सा मैसेज कॉल करोगे, गेट टेक्स्ट। ठीक है, तो अब एक अभी इतना करो सिर्फ ट्राई, इसे ढंग से गेट टेक्स्ट को करो, बहुत ज्यादा